हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंडस रेंजर ऑनलाइन क्लास। तो कल की कंटिन्यूशन की अगली वीडियो होगी जिसमें हम क्या करेंगे, एक तो सूरत स्प्लिट कोड देखेंगे, उसके साथ साथ ये जो कांग्रेस के जो अलग अलग पार्ट थे, इट इज़ मॉडरेट, और जो अलग अलग पार्ट तो कहना सही नहीं होगा, बट अलग अलग आइडियोलॉजी के जो कुछ लोग थे, ठीक है, उनके बीच में पार्टीशन क्यों होता है, मेजर कॉज क्या था, और एग्जैक्टली जो ब्रिटिशर्स थे उस समय वो चाहते क्या थे, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो पार्टीशन हुआ 1907 में, जो स्प्लिट होता है, ठीक है, स्प्लिट का मेजर कॉज क्या था, उसके साथ साथ क्या है कि जो मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, ये राइज क्यों हुए, इसके जो कॉज थे वो तो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्वदेशी और जो बॉयकॉट चल रहा था, ठीक, जो 1905 के बाद फिर जो स्वदेशी और जो बॉयकॉट चलना स्टार्ट हुआ, उसके पहले भी 1903 के बीच में भी जो अनरेस्ट हो चुका था बंगाल में, उसके बाद भी उसे मतलब कह सकते हैं कि 1903 से लेकर के, ठीक है, 1905 के बीच में क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में मतलब एक पार्टी के बीच में अनरेस्ट होना स्टार्ट हो गया था अलग अलग मुद्दों को लेकर के, ठीक है। जैसे एक्सट्रीमिस्ट ये मानते थे कि अब वो टाइम आ गया है कि इंडिया को ओपनली डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हम वॉर के लिए तैयार हैं, या फिर मास में ये मैसेज जा चुका है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि हम गुलाम हैं, ठीक, और जो हमारी कंट्री है उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ऐसा अरविंद घोष और उनके साथ साथ तिलक और उसके साथ साथ जो लाल बाल थे, पाल थे, वो सब ऐसा माना करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने मास में गणपति महोत्सव, शिवाजी का जो बर्थडे सेलिब्रेट करना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट एक्टिविटीज़ की हैं, उनको लगा कि नहीं, मास जो है हमारे साथ इकट्ठा है। बट ऑन द अदर हैंड जो मॉडरेट्स थे वो इस बातों को मानने से इनकार करते थे, ठीक है। जैसे अगर हम देखें कि ये फिरोज शाह मेहता हैं, उसके बाद फिर क्या है कि जो दादा भाई नौरोजी और भी जो ऐसे कुछ जो एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो मानते हैं कि जो मासेस हैं भी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, ठीक, या प्रिपेयर नहीं है कि इनके लिए फुल फ्लेज वॉर कर दिया जाए। तो मॉडरेट जो थे अपनी बस दो ही डिमांड रखते थे, क्या कि हमें क्या करो कि इकोनॉमिकल फ्रीडम दे दो, और उसके साथ साथ क्या है कि हमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम दे दो, ठीक है। तो अब ये इकोनॉमिकल जो फ्रीडम की बात कर रहे थे और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, तो वो किसके बेसिस पे कर रहे थे, वो बात कर रहे थे किसके, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, या फिर अभी आप देख लो कनाडा, या फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है। इन कंट्री ने क्या किया कि जो सुपरमेसी है वो तो ब्रिटेन की कंटिन्यू रखी इवन अभी भी, बट क्या है कि ये मान के चलते हैं कि हम लोग इनको क्या है कि इकोनॉमिकल और जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो फ्रीडम है ऑलमोस्ट क्या है पूरे के पूरे मिले हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसका लोगों के बीच में, या फिर उनकी पॉलिसीज इतने ज़्यादा वो लोगों को प्रॉब्लम नहीं करती हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ इंडियंस जो मॉडरेट्स थे वो भी कुछ ऐसा ही डिमांड कर रहे थे कि हमें भी ऐसा कुछ मिल जाए। उसके बाद फिर जब पॉपुलेशन ऑब्वियस है कि जब थोड़ा सा ग्रो कर जाएगी, या फिर वो इस कंडीशन को समझ पाएगी कि हम गुलाम हैं और इस तरीके से रहना सही नहीं है, तो फिर वो ऑब्वियस है खुद डिमांड करेंगे स्वराज की, ठीक है। बट जो एक्सट्रीमिस्ट है, क्योंकि कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी चल रही थी जो कि उनको मजबूर कर रही थी, और जो पॉलिसीज़ थी वो क्या थी कल हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, चाहे आप देखोगे डफरिन, ठीक, चाहे जो लॉर्ड डफरिन है या फिर कर्जन है, ठीक है, और उसके बाद फिर मिंटो को ले लो या फिर मॉरले, ये सारे के सारे क्या है ना, एग्जैक्टली इनका इंटेंशन ही ये है कि किसी न किसी तरीके से जो कांग्रेस है, ठीक है, अभी की नहीं पहले की जो कांग्रेस है, वो किसी न किसी तरीके से क्या कर जाए, यहाँ से साफ हो जाए, ठीक है। दे आर लीस्ट स्केर्ड ऑफ मॉडरेट्स, ठीक, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं था। आप इंसिडेंट ये देखो कि 1905 में जो कांग्रेस है और उनके जो प्रेसिडेंट हैं जाते हैं किससे, लॉर्ड कर्जन से मिलने, ठीक है, उनके आवास पे, उनके हाउस पे, बट कर्जन अपने दरबान से ही उनको बोल करके भगा देता है कि लिटरली इनको भगा दो यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से मतलब इंसल्ट हो रहा है इनका, बट उसके बाद भी ये लगे हैं नहीं हम प्ली करेंगे, पार्टीशन करेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि इनको पता था कि जो स्टेट है, दैट इज़ जो गवर्नमेंट है, उसके पास कितना पावर है, ठीक है। और कई बार जो मॉडरेट्स हैं वो क्रिटिसाइज भी करते थे एक्सट्रीमिस्ट को कि यू रेडिकल्स यू डोंट नो दैट स्टेट कैन डिमोलिश यू इन 5 मिनट्स, ठीक है, कि 5 मिनट में ही आपको क्या कर सकता है, स्टेट डिमोलिश कर सकता है। तो हमें इस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ बनानी है कि मास को भी अवेयर करना है, उसके साथ साथ फ्रीडम स्ट्रगल को काफ़ी लंबा लेके चलना है, ठीक है। तो ये क्या होते थे, कुछ इनके मेजर कॉज हुआ करते थे। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस थे जो इनके बीच में क्रिएट हो गए। कभी कभी तो फिर आप देखोगे कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जैसे कांग्रेस के जो एनुअल सेशन होते थे, इसको लेकर के इनके बीच में झगड़ा है। कोई कह रहा है कि नहीं बंगाल के आगे फिर लेके जाओ रेवोल्यूशन, कोई कहता नहीं बंगाल में ही कन्फाइंड रहने दो। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे मुद्दे थे। यहाँ पे मैंने कुछ एक फैक्ट्स लिख दिए हैं जो आपको जान लेना चाहिए कि देखो, एक तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कैरेट एंड जो स्टिक पॉलिसी है ब्रिटिशर्स कब अप्लाई करते हैं, उसका मेन मतलब क्या है, ठीक है। अब कैरेट एंड स्टिक क्या होता है, ठीक, जैसे मान लो कि डोंकी है, आपने अगर मेंटोस का ऐड देखा होगा तो मेंटोस का ऐड पहले जो आता था उसमें क्या होता था कि एक आदमी है डंकी के ऊपर बैठा हुआ है और डोंकी के सामने उस स्टिक में उसने क्या लगा रखा है इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे कुछ एक कैरेट बांध रखा है ना, ऐसे कुछ एक कैरेट लगा रखा है इसको, बट क्या है कि स्टिक भी है, उसके साथ साथ एक स्टिक भी रहता है हाथ में। तो डोंकी क्या है कि वो कैरेट को देखता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है और जब नहीं बढ़ता है, जब उसको कैरेट नहीं मिलता है, फाइनली थक जाता है तो फिर पीछे से स्टिक भी लगाता है, ठीक। तो ये कि इस तरीके की पॉलिसी है जो मैक्सिमम ब्रिटिशर्स मानते थे कि इंडियंस क्या है डोंकी कैटेगरी के ही हैं, ठीक है। उनको स्काउंडर्स, एस और डॉग्स भी कहा जाता था इंडियंस को, क्यों, क्योंकि मानते थे कि जो इंडियंस आर बॉर्न करप्ट, ठीक है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने 3 पॉलिसी लगाई, ठीक, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के अंदर 3 चीज़ें थी। कौन कौन सा था, एक तो रिप्रेशन था, कॉन्सिलेशन था और सप्रेशन, ठीक है। रिप्रेशन है, कॉन्सिलेशन और सप्रेशन। रिप्रेशन ये मतलब कि अगर मान लो कि मॉडरेट्स अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, मान लेते हैं चलो आप, ठीक है, आप नाम की इसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली और इन्होंने अपने क्या किए 10 एजेंडा फिक्स कर लिए कि हमें इन बातों पे क्या करना है, इलेक्शन लड़ना है, या फिर हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो फाउंडेशन है इन बातों पे रखा गया है। तब क्या होगा, पहले ही इनको सप्रेस कर दिया जाएगा, मतलब ये पूछा जाएगा आपने जो अपना लोगो लगाया है, ठीक है, दैट इज़ झाड़ू, ठीक, तो ये झाड़ू कहाँ से लाए, ठीक, या फिर क्या है कि आपका जो एजेंडा है वो सही नहीं है, एंटी सोशल है इस तरीके से, या फिर क्या है कि पॉलिटिकल जो इनके ऑफिसेज हैं वो डिमोलिश कर दिए जाएँ, ठीक है। तो पहले ही क्या कर दिया जाएगा, इनको रिप्रेस कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाएगी इस पर। अब क्या है कि अगर मान लो कि उसके बाद फिर क्या होगा कि जैसे आपके जो ऑफिस तोड़ दिया गया, इनके पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, रिप्रेस कर दिया गया है, तो फिर क्या होगा, ब्रिटिशर्स कहेंगे चलो ठीक है उतना मत करना, बट क्या करोगे, थोड़े बहुत कानून तुम बना लो, 10 में से 2 पॉइंट ही हम तुमको अलाउ कर पाएंगे, और अगर हमारे तुम नियम कानून पे चलोगे तो फिर क्या होगा, कल के दिन हो सकता है कि हम तुम्हारी 10 की 10 जो बातें हैं उसको मान लें, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉन्सोलेशन, जैसे बच्चे को क्या करते हैं, पहले मार देते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं गलती करने पे कि थोड़ी बहुत टॉफ़ी पकड़ा दिया, ठीक है, थोड़ी बहुत पैम्परिंग कर दी, तो उसके बाद फिर जा करके उससे और बड़ी गलती करता है और फाइनली क्या होता है, गार्जियन जानते ही हो, ठीक है, तोड़ देते हैं। तो यही होता है। सिमिलरली ब्रिटिशर्स भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे, बट इनका इंटेंशन ये था कि अगर मान लो हम क्या करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट उसको रिप्रेस करते हैं, ठीक है, माइटी हैंड से उसको क्या करते हैं, हम रिप्रेस करते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट क्योंकि चलो ठीक है थोड़े से बहादुर हैं, बट उसके साथ साथ जो मॉडरेट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिक हैं, मतलब दे आर वेरी सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट को अगर हम रिप्रेस करेंगे तो ऑब्वियस है मॉडरेट्स भी डर जाएंगे, ठीक है, और जब मॉडरेट डर जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम उनको कहेंगे नहीं 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 तुमको डराने के लिए नहीं, वो तो इनको डराने के लिए कहा गया था, ठीक है। जैसे कि क्लास में सबसे जो हट्टा कट्टा लड़का हो उसको अगर टीचर आके पीट दे तो बाकी के बच्चे तो ऑब्वियस अपने डर जाते हैं। सिमिलरली तो मॉडरेट्स को फिर क्या होगा कि थोड़ा बहुत कहेंगे चलो ठीक है हम तुम्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठा देते हैं, तुम्हें डिफेंस मिनिस्ट्री दे देते हैं, ठीक है, या फिर तुम्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दिया जाता है, तो कॉन्सलेशन कर दिया जाएगा उनके साथ, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, एक्सट्रीमिस्ट के साथ वही रिप्रेशन चलता रहेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, एक्सट्रीमिस्ट को लगेगा कि हम दोनों तो एक ही पार्टी के मेंबर थे, कांग्रेस के मेंबर थे, हमारा इंटेंशन भी एक ही है, क्या है, फ्रीडम है, ठीक है, हम दोनों क्या हैं, नेशनलिस्ट हैं, ठीक, बट ये तो किसके टूवर्ड लॉयल हो गया, ब्रिटिशर्स के टूवर्ड लॉयल हो गया, ठीक है। अब इनकी लॉयल्टी का जो कॉज है दैट इज़ क्या है, वो काफ़ी अलग है, वो क्यों लॉयल है, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो मॉडरेट से दूर होते चले जाएंगे और ऐसे कुछ ही लीडर बचेंगे और उनको फिर लास्ट में क्या होगा, सप्रेस करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या थी कि ये जो 3 पॉलिसी थी ये ब्रिटिशर्स के कब तक लेके चलेंगे, ये टिल 1936 तक इनकी पॉलिसी चलती रहेगी। स्टार्टिंग में क्या है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस पॉलिसी, मतलब वो ब्रिटिशर्स के कर क्यों रहे हैं इनको पता नहीं है। सिर्फ 2 लोग जो थे वो इन सब चीज़ों से अवेयर थे, कौन, एक तो गोपाल कृष्ण गोखले और उसके साथ साथ दूसरे कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। वो एग्जैक्टली जानते थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या है, बट सबसे जो बुरा पार्ट है या अनफॉर्चुनेटली कहो कि वो बाकियों को समझा नहीं पाए, जो इनके फॉलोअर्स थे वो समझ नहीं पाए, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि अभी क्या कहते हैं, पीएम कहते हैं कि जो काउ विजिलेंट ग्रुप है वो वायलेंस नहीं करेगा, ठीक, उसके साथ साथ उसको प्रोटेक्शन तो देना है, बट क्या है कि वायलेंस नहीं करना है, बट लोग
प्रोटेक्शन देते हैं और वॉयलेंस भी करते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से गवर्नमेंट समझाती है और जो फॉलोवर्स हैं वो अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हुई कि समझ में नहीं आई और फिर लोग वायलेंट होते चले गए, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि देखो 1905 का जो टाइम पीरियड ख़त्म होता है, 1906 में जो मॉर्ले हैं और जो मिंटो हैं, इन लोग क्या करते हैं, मॉडरेट्स को बुलाते हैं कि चलो तुम्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल में थोड़ी बहुत मेंबरशिप दे दी जाती है, उसके साथ साथ तुम्हारे जो भी इशू हैं उसे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट्स को यहाँ बुलाया गया, बट बुरा लगा किसको, एक्सट्रीमिस्ट को, कि उन्हें बुलाया गया और हमें नहीं बुलाया गया, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है कि 1906 का जो कोलकाता सेशन होता है किसका, कांग्रेस का, ठीक है। उसमें पहले चीज़ तो ये है कि इन लोग बच्चों की तरह लड़ते थे कि हु विल प्रिसाइड द मीटिंग। तो फिर इसमें ये होता है कि वो कहता है नहीं हमारी तरफ से बाल गंगाधर तिलक, वो कहते हैं कि नहीं हमारी तरफ से ये बनेंगे वो बनेंगे। फाइनली ये होता है कि जो एक जिसको कोई मना नहीं कर सकता था, तो वो क्या होता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को क्या होता है, प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब क्योंकि उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता था, तो क्योंकि ही वॉज लाइक गॉड फिगर, तो कोई मना नहीं कर सकता था। और फाइनली फिर क्या होता है, 4 कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन 1906 में पास कर दिया जाता है। ध्यान रखना कि 1906 का जो कोलकाता रेजोल्यूशन था उसमें 4 कॉम्प्रोमाइज रेजोल्यूशन पास किए गए थे, वो अलग अलग मुद्दे थे। आपको बस याद रखना, इसमें से हो सकता है क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसमें से कौन सा था या कौन सा नहीं था, ठीक है। 4 कॉम्प्रोमाइज रेजोल्यूशन में एक पहला क्या था कि स्वदेशी को बाहर एक्सटेंड करेंगे, बॉयकॉट को भी बाहर एक्सटेंड करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है सो बदलनी है, उसके साथ साथ क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड वॉज पास। तो ये 4 चीज़ें जो रेजोल्यूशन थी पास की गई, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, सेल्फ गवर्नमेंट एंड और जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो डिमांड था वो पास कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, चलो 1906 में तो जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बट उन्होंने कहा कि वी विल टीच यू लेसन इन 1907। तो फिर होता क्या है कि 1907 में जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि नहीं, जो मॉडरेट्स कहेंगे हम उस वेन्यू पे मीटिंग नहीं करेंगे, हम कहाँ करेंगे, जहाँ हमारा मन करेगा। क्योंकि 1906 में इन्होंने दादा भाई नौरोजी को क्या किया था, प्रेसिडेंट बना दिया था। तो फिर ये होता है कि 1907 में डिसाइड होता है कि बाल गंगाधर तिलक का जो इन्फ्लुएंशियल एरिया है दैट इज़ पूना, हम वहाँ पे मीटिंग करेंगे 1907 में, ठीक है, ये डिसाइड होता है। बट मॉडरेट्स को लगता है कि अगर मान लो कि पूना में मीटिंग होती है 1907 की, तो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है किसका वहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक का, तो ऑब्वियस उनके सपोर्टर वहाँ ज़्यादा होंगे। ज़्यादा सपोर्टर होंगे तो क्या होगा कि वो ज़्यादा अपने ही इशूज़ को रखेंगे, इस तरीके से जो हमारे इशूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे और हमारे मुद्दे वहाँ पे डिस्कस नहीं हो पाएंगे। तो फाइनली क्या होता है कि जो गोखले होते हैं वो क्या कर देते हैं, वेन्यू चेंज करके पूना से कहाँ कर देते हैं, सूरत कर देते हैं। तो 1907 में क्या होता है, सूरत में ही मीटिंग होती है। और जो फाइनली जब सूरत में मीटिंग होती है तो वहाँ पे दो लोग मिलते हैं, मतलब दोनों जो अलग अलग थॉट कैरी करने वाले कांग्रेस के विंग हैं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, वो एक पॉलिटिकल एनिमी की तरह मिलते हैं। जैसे आप देखते हैं ना टीवी डिबेट में, बीजेपी मेंबर वर्सेस कांग्रेस मेंबर, कंसिस्टेंटली दे कीप ऑन स्लैंगिंग ईच अदर, मतलब दूसरे को कंसिस्टेंटली गाली दे रहे हैं। तो सेम चीज़ वैसे ही होता है 1907 में लेकर के, क्योंकि 1907 में अरविंद घोष, उसके बाद फिर बाल गंगाधर तिलक, जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो अपने फॉलोअर्स को ले लेके पहुंचते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि नहीं, हम तो इंडिया के बाहर क्या करेंगे कि न्यूक्लियर वॉर करेंगे, वर्ल्ड वॉर सेकंड कर देंगे और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देंगे। बट मॉडरेट्स कह रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। और वहाँ पर फिर अगेन ये होता है कि अब इस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा। तो कहते हैं कि नहीं, जो मॉडरेट्स होते हैं कहते हैं कि नहीं फिरोज शाह मेहता को, ठीक है। बट उसके बाद फिर जो एक्सट्रीमिस्ट होंगे कहेंगे नहीं हम तो तिलक को रखना चाहते हैं। बट फाइनली होता क्या है कि रास बिहारी जो बोस होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उसका हेड दे दिया जाता है, ठीक है। तो रास बिहारी जो बोस हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उस मीटिंग को वो प्रिसाइड करते हैं, ठीक, सॉरी घोष हैं, डॉक्टर रास बिहारी घोष हैं, वो प्रिसाइड करते हैं। उसके साथ साथ ध्यान रखना आपको, एक बार बहुत फालतू क्वेश्चन आया था कि ये जो मीटिंग हुई थी कौन से रिवर के नदी पे हुई थी। तो ताप्ती नदी जो है उसके बैंक पे ये मीटिंग होती है, ठीक है। कब होती है, 1907 में होती है, प्रिसाइडेड बाय डॉक्टर रास बिहारी घोष, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है आपको कि जो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनको कौन लीड कर रहा था, लाल बाल पाल, ठीक। जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था उसको कौन लीड कर रहा था, तो वो लाल बाल पाल थे, ठीक है। मॉडरेट्स को कौन लीड कर रहा था, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ध्यान रखना कि जो प्रिसाइडिंग मीटिंग कौन है, डॉक्टर रास बिहारी घोष। एक्सट्रीमिस्ट को कौन लीड कर रहा है, लाल बाल पाल, ठीक है। और मॉडरेट्स को कौन लीड कर रहा है, तो जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले।
तो इन लोग में एक्चुअली क्या है कि बात चल ही रही थी, बट क्या होता है कि जैसे जिस तरीके से आप देखते हो कंसिस्टेंटली कि यूपी या फिर किसी स्टेट पार्लियामेंट में चेयर फेंकना, कपड़े फाड़ना, या फिर वो वॉर करने लग जाते हैं, मार्शल्स को मारते पीटते हैं, तो वैसा कुछ यहाँ पे होने लगा। ऑलमोस्ट 1600 डेलीगेट्स थे, तो क्या होता है इनके बीच में कंसिस्टेंटली झगड़ा चलता रहता है, और वहीं पर फिर क्या होता है कि कोई एक मेंबर होता है उसमें से किसी और को वो हिट करना चाहता था जूते से, और फाइनली जब जूता जाकर किसको लग जाता है, फिरोज शाह मेहता को लग जाता है, और ये काफ़ी बड़ा इशू बन जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, मीटिंग कैंसिल हो जाती है, किसी भी कंक्लूजन पे नहीं निकलता है, और फाइनली यहीं पे फिर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। मतलब मारपीट तक पहुंच गए थे ये 1907 में, ठीक है। तो कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाता, और फाइनली क्या होता है, ये 1907 का सूरत स्प्लिट हो जाता है। और जैसे क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक एनिमल है वो मर रहा है या डेड होने वाला है, जिस तरीके से स्कैवेंजर्स मतलब जैसे वल्चर वगैरह देखते हैं कि अब ये मरेगा तो उसको मैं खाऊंगा, सिमिलरली क्या है कि ब्रिटिशर्स भी ये सारा का सारा क्वारल इसी तरीके से देख रहे थे कि अब तो चलो स्प्लिट हो गया, मतलब उनकी डिवाइड, वो जो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी क्या हो गई, काम कर रही है, और आगे भी उसी को वो कंसिस्टेंटली प्रोसीड करते रहते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ, ब्रिटिशर्स को। उसके बाद जैसे ही ये स्प्लिट होता है तो गोखले, उसके बाद फिर तिलक हैं, कंसिस्टेंटली फिर एक पेपर लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, और सबसे ज़्यादा ये कहते हैं कि अगर मान लो कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो किसी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो सड़ चुका है, इससे अच्छा है कि उसको ऑपरेट करके हटा देना चाहिए, ठीक है। तो मॉडरेट्स जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके लिए कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि इन दोनों में आपस में क्या है कि ये चीज़ समझ नहीं पाए कि ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी चल क्या रहा है, वो सिर्फ कंसिस्टेंटली दूसरे को ही क्या करते थे, ब्लेम गेम करते रहते थे। तो ये क्या था कि सूरत स्प्लिट, ठीक। उसके बाद फिर और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा उसको लेकर के आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आई विश ये वीडियोस आपको पसंद आई होंगी, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें थी अगर समझ में नहीं आई होंगी तो प्लीज़ आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद फिर नहीं तो, और अगर ये ऐप पे हैं तो फिर आप उस पर आप जूम क्लासेस पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।